अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने D2 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट कवर किया है, बहुत सारा सोल्यूशन कवर किया हुआ है, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कुछ सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो इन सब एक्सप्रेशंस को हमने बेसिकली फैक्टराइज करके दिखाना है, जो ए से लेकर एच पार्ट तक हमें दी हुई हैं। और फैक्टराइज का क्या मीनिंग होता है? फैक्टराइज करने का मीनिंग होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को अगर आप इस तरह सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें कि एट द एंड वो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में बदल जाए, यानी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में बदल जाए ब्रेक होकर, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं आज इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए, वो कहलाता है मिड टर्म ब्रेक मेथड, कभी एक बार इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे और इन सारी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाएंगे। और ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम की बन सकती है, ज़्यादा टाइम की हो सकती है। तो अगर आप इसके सोल्यूशन को स्किप करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, इस वजह से मैं चाहूँगा कि मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूँ ताकि हर स्टूडेंट के लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट नंबर ए से। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है। अब याद रखिएगा, हमने इन सारे क्वेश्चंस को एक ही जैसे स्टेप से करना है, तो मैं वो सारे स्टेप्स रिपीट करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, जब भी आपके पास इस तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी है, इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अगर आप वेरिएबल के तौर पर देखें वो ए है और उसकी हाइएस्ट जो आपको ऊपर पार्ट नज़र आ रही है वो 2 है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाइएस्ट पार्ट 2 हो, उससे बड़ी कोई पार्ट ना हो, तो हम ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं। तो इनको फैक्टराइज करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करने लगे हैं, जिसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने ख्याल रखने हैं, वो मैं बार बार आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, जो कि आपने सोचना है कि हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या देखना है, वो ये देखना है कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपकी जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसमें स्क्वायर वाली टर्म, जिस तरह ये ए स्क्वायर है, इसकी पार के लिहाज से मैं स्क्वायर वाली टर्म बोल रहा हूँ, तो ए स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल टर्म्स, सिंपल टर्म्स का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे ए रेज टू पावर 1 है, कोई एक्सपोनेंट ना होने का मतलब है 1 है, और वो बाद में होनी चाहिए। और एंड के अंदर बिल्कुल कांस्टेंट वाली टर्म्स होनी चाहिए जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, जिससे यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ नोटिस करनी है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले हैं, सिंपल रेज टू पावर 1 वाली टर्म बाद में है, और कॉन्स्टेंट्स बिल्कुल एंड पे हैं। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। इसके बाद आपने देखना है स्टेप नंबर 2, और वो ये है कि क्या आपको कोई इसके अंदर कॉमन तो नहीं नज़र आ रहा। कॉमन का क्या मतलब होगा? कॉमन का मतलब है कि क्या आपको कोई एक जैसे आपको लेटर्स, आप अल्फ़ाबेट्स कह लें या वेरिएबल्स कह लें समझने के लिए, इन तीनों एक्सप्रेशन में कोई एक जैसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही है आपको। वो वेरिएबल्स में भी हो सकती है, वो आपके पास नंबर्स के केस में भी हो सकती है, और वो साइंस के केस में भी हो सकती है कि सारे कुछ एक जैसे साइन हो जिनको आप सॉल्व करना चाह रहे हो। तो अभी आप यहाँ देखें तो ए स्टार्ट में आ रहा है, मिडिल पे आ रहा है, लेकिन 35 के साथ ए नहीं आ रहा। तो अगर तीनों चीज़ों के साथ कोई लेटर आए या कोई वेरिएबल आए तो उसको हम कॉमन निकालते हैं, अदरवाइज उसे हम कॉमन नहीं कहते। तो इसका मतलब है इसमें ए कॉमन नहीं है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, क्या कुछ नंबर्स कॉमन है। तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी आप इसको कह सकते हैं ये 1 लिखा हुआ है, लिख भी सकते हैं। तो इन तीनों नंबर्स को, अगर ये कोई तीनों नंबर्स जो हैं किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हैं, तो फिर तो हम कहते हैं वो नंबर इसमें कॉमन है जिससे वो डिवाइड होते हैं। अगर नहीं होते तो फिर हम कहेंगे इनमें नंबर्स के केस में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे 1, 2 और 35 जो है, ये तीनों नंबर्स जो हैं किसी 1 के अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब है इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो अब लेटर्स भी देख लिए, वेरिएबल्स भी देख लिए, आप कह लें नंबर्स भी देख लिए। अब आखिरी केस बनता है वो ये है, ये मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, इसके बगैर भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वो ये है कि आपके पास अगर जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है,
वो उसके साथ जो उसका कॉफिशिएंट हो, जो उसके साथ लिखा हुआ है वो नेगेटिव होगा, तो आपने उसको पॉजिटिव बना लेना है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ -1 लिखा हुआ है, तो हम इस -1 को कॉमन निकाल लेंगे। नेगेटिव भी खाली लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, दोनों मीनिंग सेम है। तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो कॉमन लेने का क्या तरीका होगा, हम यहाँ पे नेगेटिव को बाहर लिखेंगे, एक इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और जब भी नेगेटिव चीज़ कॉमन आती है तो इसका मतलब होता है अंदर सारे साइन चेंज कर देने हैं। तो मैं जितने भी साइन हैं उन सबको चेंज कर दूंगा, तो ये -1 ए स्क्वायर सिंपल ए स्क्वायर हो जाएगा। आप 1 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैं 1 नहीं लिख रहा, आप लिख भी ले तो ठीक है। ये +2a -2a हो जाएगा, और ये +35 कितना हो जाएगा, ये -35 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमारा कॉमन वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास कि हमने जो भी चीज़ हमारे पास ए स्क्वायर के साथ लिखी हुई, यानी फर्स्ट टर्म के साथ लिखी हुई है, उसका कॉफिशिएंट मुराद है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो अगेन आप 1 लिख सकते हैं, उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो लास्ट वाले नंबर का साइन लाजमी याद रखना है, तो वो यहाँ पे आप देखिए -35 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -35 से, और हमने आंसर नोट डाउन कर लेना, वो कितना आता है, 1 टाइम्स -35 करें तो आंसर आता है -35। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 ये होगा कि अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी -35 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से, वही 2 नंबर्स सेम नंबर्स को जो यहाँ ऊपर यूज़ करूँगा, आपको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म क्या होती है, जो यहाँ पे मिड में लिखी होती है, इस ए के साथ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, -2, इसका साइन लाजमी याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -35 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से क्या मिले, -2 मिलने। आप इसको सब्ट्रैक्ट करने से भी कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद, लेकिन अभी आप इसको यहाँ तक रखें। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, तो अगर मैं देखूँ, एक नंबर है 7 और एक नंबर है 5, क्योंकि आप देखें 7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे -35 चाहिए, +35 नहीं चाहिए, क्योंकि 7 5 टाइम्स तो +35 होता है। तो आपने इनके साइन मैनेज करने हैं। अगर आपको साइन पहले से मैनेज हुए मिल जाते हैं, यानी आपको ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जिसमें साइन का इशू नहीं आ रहा, तो ठीक है। लेकिन अगर साइन का इशू आ रहा है, जिस तरह भी हमारे केस में आ रहा है, तो आपको साइन मैनेज करने पड़ेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, आप देखें यहाँ पे आपके पास मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो मिड टर्म के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो आपने ये मिड टर्म वाला साइन इन दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे लगा देना है। तो 5 और 7 में जो बड़ा नंबर बनता है वो 7 है, तो इसके पीछे मैं वही साइन लगा लेता हूँ जो यहाँ मिड टर्म के पीछे है। और अब देखना है कि क्या अब आपका केस ठीक हो गया है यहाँ पे या नहीं। तो अब आप देखिए -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 ही आएगा, यानी सब चीज़ें ठीक है। और इसी 2 नंबर्स को नीचे भी रख के देखना है, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए एक वक्त में। तो अगर आप -7 में +5 करें तो -2 ही आंसर मिलता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 माइनस करेंगे आप 7 में से तो 2 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -2 आएगा। तो अगर आपके ये दोनों केसेस एक जैसे ही नंबर से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपको आपकी नंबर्स मिल गए हैं जिनकी मदद से आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब चीज़ें सारी यहाँ पे हैं, ये इसके स्टेप कंप्लीट हुए। आपने यहाँ पे नेगेटिव लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1a², यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये वाले जो नंबर्स हैं दूसरे, यहाँ पे हम लिखेंगे -7, उनके साथ ये वाला लेटर जो भी यहाँ पे मिड में लिखा होगा वो यूज़ करना है, a। अगला नंबर है +5, तो हम लिखेंगे +5, उसके साथ भी ये वाला लेटर a, और आखिरी वाली टर्म वैसी की वैसी, यानी -35 वैसी की वैसी, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। अब आगे आपने हमेशा क्या करना है, अपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है। इन 2 में भी कॉमन, इन 2 में भी कॉमन। तो आप देखें फर्स्ट 2 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है जो एक जैसा हो। जैसे आप देखें a² है यहाँ पर, और यहाँ पे a⁻1 है। तो अगर इन वेरिएबल्स के केस में आप कह लें, इनको भी फिलहाल अल्फ़ाबेट्स कह लें, चलें अल्फ़ाबेट्स के केस में कोई चीज़ एक जैसी लग रही हो, तो जो पार्ट छोटी होगी ना वो वाली टर्म को हम कॉमन पे लिखते हैं। तो a² है यहाँ पे a⁻1 है, तो आप a⁻1 को कॉमन में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन होगा। और जो ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अंदर राउंड यूज़ करनी है तो बाहर स्क्वायर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम a को क्या लिखेंगे, कॉमन। 1 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 को कॉमन लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर ये अगले स्टेप में आए तो फिर वहाँ पे लिखेंगे ज़रूर, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको 1 कॉमन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है जस्ट यहाँ पे a कॉमन है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो चीज़ बचती जाएगी वो ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे a² था, तो a⁻1 कॉमन आ गया, तो अंदर 2a में से, यानी 2a थे, एक a बाहर है, तो अंदर कितना बचेगा, जस्ट a बचेगा, यानी a⁻1 बचेगा।
ये वाला साइन वैसे ही उतारेंगे, 7 तो कॉमन आया ही नहीं है तो इसलिए इसको भी वैसे उतारेंगे। और आप देखें ये वाला सेम a बाहर मौजूद है, तो अब इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आप ये चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप कॉमन निकालेंगे उनको आप इन दोनों टर्म से डिवाइड करिएगा। a स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे तो देखें a आएगा, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। 7a को जब a से डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बचेगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब ये वाला साइन जो प्लस वाला साइन है इसको एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इनमें a कॉमन नहीं है, दोनों में a नहीं आ रहा तो a कॉमन नहीं है, लेकिन इनमें 5 और 35 में आप देखें तो 5 के टेबल पर ये दोनों नंबर आते हैं। तो अगर नंबर के केस में कॉमन निकालना होगा तो आप ऐसा नंबर बाहर कॉमन के तौर पे लिखेंगे जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो 5 और 35 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 5, तो आप 5 को कॉमन के तौर पे लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। अब आपने टेबल पढ़ना होता है 5 1 टाइम्स 5, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और साथ a, आप 1 ना भी लिखें खाली a भी लिख लें तो भी मीनिंग सही है। ये साइन वैसे ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है, अगर माइनस होता तो साइन चेंज करते। सो 5 7 टाइम्स 35 होता है तो आप यहाँ पे 7 लिखें, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले स्टेप्स के ऊपर। अब देखें आपने याद रखना है कि जो अगर आपकी ये वाली दो एक्सप्रेशन सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है आपने ये सारा सवाल ठीक किया है। अगर ये दो एक्सप्रेशन एक जैसी नहीं आती तो इसका मतलब है आपका सवाल ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हुई हुई है। अब जो दो एक्सप्रेशन सेम आई हैं इनको आपने कॉमन के तौर पे एक दफ़ा लिखना है, या आप इनको कह सकते हैं ये दोनों लिखी हुई है ना तो इनको आप एक दफ़ा लिख लें इस तरीके से a-7, ठीक है। और जो ब्रैकेट्स के बाहर चीज़ बचेगी कॉमन के बाद, यानी ये आप सोच लें -7 एक तरह का बाहर निकल आया, कॉमन आ गया, तो क्या बचता है बाहर, इसके अलावा वो बचता है a और ये बचता है +5। इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से a+5, बल्कि ब्रैकेट में ही लिखना है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बाहर माइनस है ये भी हम साथ क्या कर लेते हैं, वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ तक ये इसका आंसर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे तो ये आंसर काफ़ी है यहाँ तक, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। आप a-7 को पहले भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ a-7 को पहले, और a+5 को बाद में भी लिख सकते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ a+5 को बाद में, ठीक है, और ब्रैकेट डाल रहा हूँ। अब देखें इधर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो नेगेटिव आया होगा ना ये आपने इनमें से किसी एक के साथ यूज़ कर लेना है। जैसे मैं ये नेगेटिव यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस a-7 के साथ, तो इस नेगेटिव को जब आप इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉजिटिव a है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव a, और ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव 7 को क्या कर देगा, पॉजिटिव 7। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वो आंसर है जो आपकी बुक ने कोड किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक लिखा है, अदरवाइज यहाँ तक भी ऊपर तक भी काफ़ी था। तो जो नेगेटिव साइन होगा इसको आपने इन दोनों में से किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे पहली टर्म के साथ कर लें चाहे दूसरी के साथ कर लें, तो ये इनफ होगा। तो मैंने a-7 के लिहाज से कर लिया है, यानी इस माइनस को a से मल्टीप्लाई किया -a हो गया, और इस माइनस को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये +7 हो गया। तो ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। मैं बता चुका हूँ ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टेप्स मुश्किल भी हैं और ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं, उसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट को। तो अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट की जो स्टेटमेंट है या आप कह लें एक्सप्रेशन है वो सामने है आपके, वो लिखा हुआ है -3b² + 76b -25। तो फिर दोबारा से हमने वही स्टेप्स देखने हैं जो भी लास्ट स्टेप में देखे हैं। तो मैंने आपको कहा है जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको कहा जाएगा फैक्टराइज करना है, तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तब चीज़ें आसान रहेंगी। तो पहला स्टेप क्या है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको कह रहे हैं, ऐसी फॉर्म को जिसमें स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, सिंपल वाली टर्म्स बाद में और कांस्टेंट एंड में हो। जैसे आप देखें यहाँ पे वेरिएबल एक तरह का b यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे b जो है उस पर स्क्वायर है, तो ये देखें वो स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है, सबसे पहले लिखी हुई है। उसके बाद सिंपल वाली टर्म है, देखें b⁻1, इसको मैं सिंपल वाली टर्म बोल रहा हूँ, ये बाद में है। और कांस्टेंट एंड पे है, कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, फ्री फ्रॉम द वेरिएबल हो। आप देखिए कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट कह लें फिलहाल समझने के लिए कि नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में है, सिंपल वाली टर्म्स मिडल में है और कांस्टेंट वाली टर्म्स बिल्कुल एंड पे है। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 क्लियर। अगर ये ना होता इस तरह तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते फिर सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पे पहले से है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्लियर है। दूसरी चीज़ देखनी कि क्या आपके पास कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। आप नोटिस करें नंबर्स के केस में अगर आप देखें 3, 76 और 25 तीनों के तीनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, सेम नंबर पर डिवाइड होने चाहिए।
तो 3 सिर्फ अपने टेबल पर ही डिवाइड होगा, यानी 3 पे ही होगा या 1 पे होगा, और बाकी जो 2 नंबर्स हैं उसमें वो दोनों के दोनों 3 पर डिवाइड नहीं होते, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अगर होता तो हम उसको कहते हैं वो कॉमन होता, अगर नहीं है तो इसका मतलब है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके अलावा कोई वेरिएबल्स भी इसमें कॉमन नहीं आ रहे जो एक जैसे तीनों में लिखे हों, तो इसका मतलब है इसके अंदर ना वेरिएबल्स में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ना नंबर्स में कॉमन नज़र आ रहा है। अब एक ख़ास चीज़ हमने देखनी है, वो क्या है, वो ये है कि क्या इसकी जो स्टार्ट वाली टर्म है उसके पीछे नेगेटिव साइन तो नहीं है। तो अगर आप देखें जिस टर्म से स्टार्ट हो रहा है वो एक नेगेटिव है, क्योंकि -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके स्टार्ट में -3 है। ये ज़रूरी नहीं है ये वाला स्टेप, लेकिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर आप ये कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव को भी कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम नेगेटिव लिखेंगे बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे पार्ट नंबर 1 में लिखा था, ब्रैकेट डालेंगे और जितनी भी टर्म्स ये लिखी होंगी इन सबके साइन चेंज कर देंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव को कॉमन निकालना। तो ये -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, ये आ जाएगा साथ b²। यहाँ पे ये +76 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -76, साथ b वैसे ही, और ये -25 किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और साथ ये 25 वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 पे है कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से। आप देखिए b² जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है +3, इसका साइन बड़ा ज़रूरी है, और एंड पे जो टर्म लिखी हुई है वो कांस्टेंट क्या है, वो है +25। इसका मतलब है आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं इसलिए इनके साथ साइन नहीं लगा रहा, वो ऑब्वियस बात है। तो आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 75। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। अब आपको 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी 75 ही मिले, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें तो आपको मिले मिड टर्म। मिड टर्म क्या होती है, जो यहाँ मिडिल में लिखी होगी b के साथ आप देख लें -76 लिखी है, इसका साइन इंपॉर्टेंट है तो आप -76 ही लिखेंगे। अब वो हमने 2 नंबर ढूंढने हैं। अब ये एक चीज़ इजाफी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 76 है। अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हों जो कंसेक्टिव नंबर हों, एक दूसरे के आगे पीछे आने वाले नंबर हों, तो आपने इन्हीं में से किसी एक नंबर को चूज़ करके देख लेना है। जैसे 75 और 76 आगे पीछे आने वाले नंबर हैं, तो अक्सर यही 2 नंबर्स ऐसे होंगे, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पे इन ब्लैंक्स के अंदर हमने फिल करना होगा और हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगर आप नोटिस करें, मैं एक नंबर को 75 ले लूँ, यानी इन्हीं 2 में से देखिए मैंने एक नंबर लिया है, और एक नंबर को 1 ले लूँ, तो काम हो जाता है, क्योंकि 75 1 टाइम्स क्या होता है 75, यानी ये स्टेप तो क्लियर हो गया। लेकिन इन्हीं 2 नंबर को प्लस करके -76 भी मिलना चाहिए, और वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन्हीं 2 नंबर को यहाँ पे लिख भी दूँ, लेट से मैं भी लिख भी देता हूँ 75 + 1, तो 76 तो मिलता है लेकिन -76 नहीं मिलता। इसका मतलब है पहला स्टेप तो क्लियर हो रहा है इन्हीं 2 नंबर से, लेकिन दूसरा स्टेप ये क्लियर नहीं हो रहा। तो हमारे लिए दोनों स्टेप्स को मैनेज होना लाजमी है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ साइन का प्रॉब्लम है जिस वजह से ये सेकंड स्टेप क्लियर नहीं हो पा रहा। तो मैंने आपको साइन मैनेज करना सिखाए में, अभी ए पार्ट में सिखाया, आपने देखना है आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है। तो यहाँ पे आप मिड टर्म के पीछे देखें तो नेगेटिव साइन है, आपने ये वाला साइन इन दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पीछे लगा देना है। तो 75 सबसे बड़ा है 1 से, तो इसके पीछे आप लगाएं नेगेटिव, और अब आप देखें कि क्या अब आपकी चीज़ें ठीक होती हैं या नहीं होती। तो अब आप देखें -75 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -75 आना चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए +75, यानी अब ये पहला स्टेप भी खराब हो गया इस साइन की मदद से। अगर ऐसा हो जाए कि आपने साइन मैनेज करने की कोशिश करी और आपका स्टेप अभी भी क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब है दूसरे नंबर के भी साइन चेंज कर दें। तो अब ये +1 है तो इसको आप क्या कर दें -1, और अब फिर दोबारा चेक करें। तो अब आप देखें -75 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +75 ही आता है, यानी सब कुछ ठीक है। और इन्हीं 2 नंबर को नीचे भी अगर आप रख के देखें, -75 में प्लस करवा दें -1 तो -76 ही आता है। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर अब -75 में प्लस माइनस क्या होता है -1 वैसे ही, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 75 में 1 प्लस करेंगे 76, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -76, यानी यही चीज़ आती है। तो इस तरीके से आपने मैनेज करके देखना है। अभी ये स्टेप्स ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो इसका मतलब है जो 2 नंबर्स आपको चाहिए थे वो एक था -75 और एक था -1। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये ब्रैकेट्स वैसे ही, पहली टर्म वैसे ही उतारनी है 3b², यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये पहला नंबर जो कि है -75, उसके साथ ये वाली टर्म b वैसे ही लिखनी है, जो भी ये लेटर होगा या वेरिएबल आप कह लें वो यहाँ पे वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये वाला नंबर लिखना है जो यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है, यानी -1, या आप कह लें यहाँ पे लिखा होगा इस तरीके से -1, तो ये लिखना है -1
और b और आगे क्या लिखना है +25 और ब्रैकेट को क्या कर देना क्लोज। अब आगे हमने कॉमन लेना है, मैं आपको बता चुका हूँ पेयर वाइज कॉमन। पहले देखें इन दो चीज़ों में क्या कॉमन है, और जब आपने कॉमन लेना है इस केस में तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो देखिए 3 और 75 दोनों एक ही नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो जब कोई दो नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होता होगा हम उसको कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन लिख सकते हैं। और आप देखें यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे b⁻1 है। तो मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट्स के केस में या वेरिएबल्स के केस में आप जो है छोटी पावर वाली टर्म को एज अ कॉमन लिखेंगे, यानी b⁻1 को आप क्या लिखेंगे एज अ कॉमन। ब्रैकेट डालेंगे, 3 बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ स्टार्ट में 3 लिखने की जरूरत नहीं है। इस b स्क्वायर में से एक भी बाहर मौजूद है तो जस्ट 1b आएगा। माइनस 75 जब यहाँ पे लिखा होगा आपने 3 का टेबल पढ़ना है, यानी 3 कितने टाइम 75 होता है वो नीचे लिखना है, या आप कह लें 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो भी वही बात बन जाएगी, वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो 3 25 टाइम 75 होता है तो आप यहाँ पे 25 लिखेंगे। ये वाला b बता चुका हूँ, बाहर कॉमन लिखा जा चुका है, यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आपके पास जो भी कॉमन आएगा ना आप इसको पहली टर्म से भी डिवाइड करें, दूसरी टर्म से भी डिवाइड करें, जो चीज़ बचती है वो आप यहाँ पे लिख दें, ये वही चीज़ होगी। आगे ये वाला साइन वैसे का वैसे ही है। अब देखिए 1b और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब किसी चीज़ में कुछ भी कॉमन ना हो आपने हमेशा लिखना है कि इसके अंदर 1 कॉमन है। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ब्रैकेट डालनी है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इन चीज़ों को वैसे ही उतारना है, तो ये b मैं वैसे ही उतार रहा हूँ। अब आप देखें ये नेगेटिव जब भी बाहर आएगा तो इसका मतलब ये होगा आपने साइन चेंज करना है। तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, और 25 आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम आ जाएं इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक करी है। तो आपने एक दफ़ा लिख लेना है इसको, ये जो सेम आई हुई है यानी b-25 इस तरीके से ब्रैकेट्स में, और एक दफ़ा लिखना है इनको जो कि है 3b-1 जो बच जाएंगी, ठीक है, वो इनको भी आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना इस तरीके से 3b-1 और ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस का साइन बाहर है। अब अगले स्टेप में आपने ये माइनस का साइन या तो इस पहली वाली एक्सप्रेशन से या दूसरी वाली एक्सप्रेशन के साथ मैनेज कर लेना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। दोनों में से किसी से भी करवा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपके बुक के आंसर्स के लिहाज से मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ तो आपके लिए बेहतर है आप पहले से ही करवा दें। तो ये जो माइनस आपके पास लिखा हुआ है ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा इस 3b के साथ तो ये हो जाएगा -3b, और ये नेगेटिव कितना हो जाएगा +1। मैंने साइन चेंज करवा दिया, जब भी माइनस किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करवाना होगा, और ये b-25 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये बेसिकली इस नेगेटिव को मैनेज करने का तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है कि आप इस नेगेटिव को इधर अंदर अप्लाई कर दीजिएगा इस तरीके से और लिख दीजिएगा, इनका मीनिंग सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, अगेन फिर वही सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वही स्टेप्स। तो सबसे पहले तो स्टेप क्या था कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो आप देखें ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। जो स्क्वायर वाली टर्म है यानी सी स्क्वायर, मेरे स्क्वायर वाली टर्म से मुराद होती है जिसमें पावर 2 आ रही हो या एक्सपोनेंट 2 आ रहा हो, तो स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में है। सिंपल वाली टर्म यानी जिसमें c⁻1 लिखा हुआ है ये बिल्कुल मिडल में है, और कॉन्स्टेंट वाली टर्म बिल्कुल एंड पे होनी चाहिए, तो वो एंड पे ही है। यानी स्टेप नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, हमारी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है। अगर ना लिखी होगी तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ देखने है कि इसमें क्या कुछ कॉमन तो नहीं है। आप नोटिस करें कि इसमें 4, 10 और 4 ये जो तीनों नंबर हैं ये तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 कॉमन है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इधर तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा उसी को हम कॉमन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 2 क्या है वो है कॉमन। अब आगे ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम भी नहीं है कि कोई स्टार्ट पे नेगेटिव साइन आ रहा हो और उसको हमने अलग से बाहर निकालना हो, तो इसका मतलब है जस्ट 2 ही लिखेंगे। ब्रैकेट डालेंगे, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स 4 होता है, तो पहली टर्म की जगह पे आ जाएगा 2, सी स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। 2 5 टाइम्स 10 होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, और ये वाला c वैसे ही रहेगा। और 2 टाइम्स 4 होता है तो यहाँ पे फिर 2 लिखूंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। तो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में जो पहली टर्म का कॉफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, एंड पे भी 2 है, और पॉजिटिव 2 है, इसका साइन का ख्याल रखना है। तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, यानी आपने करना है 2 टाइम्स 2, जो कि आपके पास क्या आंसर आता है वो आता है 4। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब जाना है स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 पे आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी 4 ही मिले, और वही 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करो तो आपको मिडिल टर्म मिले। तो जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं +5 है, इसका साइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर नेगेटिव होगा तो आपने नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव के लिए तो आप ना भी लिखिए तो भी ठीक रहता है, तो यानी 5 चाहिए। अब कौन से वो 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 मिलता है और प्लस करके 5 मिलता है? ये बहुत आसान है। अगर आप देखें एक है 4 और एक है 1,
और मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ जब यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स हों, यानी एक 4 है एक 5 है, दोनों आगे पीछे आने वाले नंबर हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि इन दोनों में से ही कोई एक नंबर यहाँ पे लिखा होता है। तो देखिए 4 और 5 में से 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले को आप अक्सर 1 यूज़ कर लें या कोई और चूज़ कर लें तो वो उससे बन जाता है, तो यूजुअली 1 से ही बन जाता है। तो ये आपने देख लेना, ये लाजमी नहीं है, ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए 4 1 टाइम्स 4 ही होता है, और इन्हीं दो नंबर को अगर आप नीचे लिखें 4 + 1 तो ये 5 ही होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले से ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइन मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह पिछले स्टेप्स में किए हैं। अदरवाइज़ वो भी आप देखेंगे तो मिड टर्म के पीछे प्लस साइन है, तो यहाँ भी 4 खुद से ही प्लस है, बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए था, तो इसका मतलब है सब चीज़ें ओके है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2 को वैसे ही, और ये ब्रैकेट डालेंगे, 2c² वैसे ही लिखेंगे। पहला जो हमने नंबर लिया यानी +4 उसको लिखेंगे, उसके साथ ये वाला लेटर आएगा जो यहाँ पे बीच में होगा c, और फिर +1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा +1, फिर साथ क्या आएगा वो आएगा c, और एंड पे ये आ जाएगा आपके पास +2, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमने पेयर वाइज कॉमन लेना है, तो पेयर वाइज कॉमन का जब भी आप लेंगे इस स्टेप में तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेना है। आप देखें इन दो टर्म में पहले क्या कॉमन है, इन दोनों में c आ रहा है तो c कॉमन आएंगे, और c इसलिए लिखा है क्योंकि c⁻1 यहाँ पे मौजूद है। और मैंने आपको बताया लेटर्स के केस में, जो मैं अभी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो इनको वेरिएबल्स ही यूजुअली कहा करेंगे हम, तो यहाँ पे जो छोटी पार होगी उस टर्म को एज अ कॉमन लिखेंगे। इसके अलावा 2 और 4 दोनों ही 2 पर डिवाइड होते हैं, तो 2 भी कॉमन लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट डालेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 टाइम्स 2, 1 लिख लें ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। c² में से एक c बाहर है तो कितने बच जाएंगे, सिर्फ एक c का मतलब है c⁻1, प्लस का साइन 2 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पे 2 लिखें। ये वाला c बाहर मौजूद है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आते हैं आगे, प्लस का साइन वैसे उतारेंगे ये वाला, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, 1 लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे c+2 को एज इट इज़, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसका आखिरी स्टेप है। तो आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला 2 वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही होती है ये वाली, इसका मतलब होता है ये हमारी सेम है। अगर ये सेम आ रही होती है तो ये देखिए दोनों c+2 है, तो इसका मतलब ठीक है सब कुछ। इसको लिखेंगे एक दफ़ा इस तरीके से, और जो चीज़ बच जाएगी c+2 के अलावा आप देखिए क्या बचता है, वो बचता है 2c और ये +1, इसको मिलाकर एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी 2c और +1 और ब्रैकेट क्लोज। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा इसके पार्ट नंबर सी का। तो अब हमने यहाँ पर लिख लिया है पार्ट नंबर डी। तो फिर दोबारा सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ें बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाली टर्म पहले है, सिंपल वाली टर्म्स बाद में है, और एंड पे कांस्टेंट है। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगली चीज़ पे देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखें 5, 145 और 600 तीनों के तीनों नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। सबसे बड़ा नंबर 5 है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है आप 5 यहाँ पे कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट लिखें, 5 1 टाइम्स 5 होता है, तो आप खाली डी स्क्वायर भी लिख लेंगे या 1 डी स्क्वायर लिख लेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। और 5 29 टाइम्स होता है बेसिकली 145, डी साथ वैसे ही, और 5 120 टाइम्स होता है 600, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 है, जो आपके पास पहली टर्म लिखी हुई है उसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो डी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 कंसिडर करेंगे, तो इस 1 को इस लास्ट वाले पॉजिटिव 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आता हो, वो आता हो 120, और उन्हीं दो नंबर्स को सॉल्व करके आती हो मिड टर्म, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है -29। वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी 120 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें मिडिल टर्म मिले, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है -29। अब आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, आपकी डिवीजन अच्छी सी होनी चाहिए, तब आपको आसानी मिलेगी। तो आप देखें ऐसा नंबर कौन सा है। तो अगर आप एक नंबर लिखें 24 और एक नंबर लिखें आप 5, तो आप देखें 24 को 5 टाइम्स करें तो 120 आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्हीं 24 और 25 को अगर मैं यहाँ नीचे भी लिख दूँ इन्हीं 2 नंबर्स को, तो ये 24 + 5 29 तो देते हैं, लेकिन -29 नहीं देते। इसका मतलब है इनमें साइन का इशू आ रहा है। तो इस साइन को हमें मैनेज करना पड़ेगा, उसका तरीका मैं समझा चुका हूँ। आप देखें मिडिल टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो वो नेगेटिव साइन है। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन लगा दें। तो देखिए मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ 24 के पीछे, और अब चेक करें कि क्या चीज़ें अब ठीक है या अभी भी कोई इसमें इशू है। तो आप देखिए अब एक और प्रॉब्लम आ गया कि -24 को 5 से करेंगे तो 120 नहीं आएगा, बल्कि इस नेगेटिव की वजह से -120 यहाँ पर आएगा, जो कि अभी नहीं लिखा हुआ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये तो पहला स्टेप भी मज़ीद ख़राब हो गया। तो अगर इस तरीके से साइन लगाने
के बाद आपके पास स्टेप्स क्लियर ना हो रहे हों तो इसका मतलब यही होगा कि आपको दूसरे नंबर के साइन भी चेंज करके देख लेने चाहिए। तो दूसरा नंबर 5 है, जो भी साइन होगा उसका चेंज कर दें, प्लस है तो मैं नेगेटिव बनाता हूँ और अब देखते हैं चीज़ें ठीक होती हैं या नहीं। तो देखिए नेगेटिव 24 को नेगेटिव 5 से करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 120 ही मिलेगा। और नेगेटिव 24 में जब आप नेगेटिव 5 को ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव 29 ही आता है। तो इसका मतलब है यही वो दो नंबर्स हैं जो हमारे इस स्टेप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन्हीं को हमने यहाँ पर लिख लेना है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे आएगा 1d², पहले यहाँ से पहला वाला नंबर जो कि है नेगेटिव 24, साथ डी ही लिखेंगे, अगले में लिखेंगे, ये सॉल्व करके लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, या आप डायरेक्ट ही ये वाला नंबर भी लिख सकते हैं नेगेटिव 5, और इसके साथ लिखेंगे डी और 120 वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है हमने पेयर वाइज कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डालूंगा जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और इन दोनों में से डी कॉमन है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, d⁻⁴ मैंने आपको बताया छोटी पावर वाले टर्म को कॉमन लिखते हैं। नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 के अलावा, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो d² में से जस्ट यहाँ पे d बचेगा, यहाँ से बचेगा 24, और ये d तो बाहर कॉमन आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे ये वाला साइन माइनस 5 और 120 में 5 कॉमन है, 5 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 5 बाहर लिखें, ब्रैकेट डालें, 5 1 टाइम्स 5 होता है, इस d के साथ 1 लिख लें, ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। यहाँ पीछे नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव, और 5 24 टाइम्स ही होता है 120, ठीक है, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। अब मैंने आपको बताया हुआ आपने क्या करना है, ये वाला नंबर इसको आप वैसे ही उतार लें, इधर जो चीज़ सेम आ रही है जो कि बताएगी कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है, अगर सेम ना आ रही होगी तो प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं, तो इनको आपने लिखना है 1 टाइम, यानी d-24 को आपने लिख लेना है एक दफ़ा इस तरीके से, और जो चीज़ बच जाएगी उसको भी एक दफ़ा लिख लेना। क्या बची है वो है d और -5, इसको भी आपने एक दफ़ा लिख लेना है इस तरीके से, d और -5 और ब्रैकेट क्लोज। तो यही है जो आपके पार्ट नंबर डी का क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब मेरे पास यहाँ पर पार्ट नंबर ई है, दोबारा से वही स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो आप देखें ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्क्वायर वाली टर्म पहले है, सिंपल वाली टर्म बाद में है, और लास्ट में कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो आप देखें 8 4 और 60 तीनों के तीनों नंबर्स 4 पे डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ा नंबर 4 है, इनको डिवाइड करने वाला, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 4 2 टाइम्स क्या होता है 8, 4 1 टाइम्स क्या होता है वो होता है 4, और 4 15 टाइम्स कितना होता है वो होता है 60, तो ये हमने निकाल लिया 4 को कॉमन। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, देखेंगे जो स्क्वायर वाली टर्म है, ये पहली वाली टर्म है, इसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से यानी -15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, तो 2 टाइम्स -15 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -30। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -30 मिले, यानी स्टेप नंबर 3 वाला नंबर मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें हमारी मिडिल टर्म मिले, और मिडिल टर्म देखें यहाँ पे लिखी हुई है +1, यानी आपको क्या मिले, +1। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, तो वो है 6 और 5। तो आप देखिए 6 5 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 30, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे साइन की आ रहा है, क्योंकि साइन 6 5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 आता है, हमें -30 चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा साइन का प्रॉब्लम हो तो हमें साइन मैनेज करने पड़ते हैं। तो आप देखिए मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, वो है पॉजिटिव, यहाँ 1 के पीछे पॉजिटिव है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे पॉजिटिव लगा लेते हैं। वैसे ये पॉजिटिव ही है लेकिन मैं फिर भी लगा लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो ये मैंने 6 के पीछे पॉजिटिव लगा लिया। अब आपने चेक करना है कि क्या अब चीज़ें ठीक हैं, तो अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, इधर पॉजिटिव लगाने से भी यहाँ पे -30 नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा हो तो फिर आप दूसरे नंबर का साइन चेंज करेंगे, दूसरा 5 है, ये प्लस है, इसका आप नेगेटिव करके देख लें। तो अब आप देखें 6 को -5 से करते हैं तो 30 आता है, और 6 में अगर आप ऐड कर दें -5 तो +1 ही आता है, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 6 - 5 1 ही आएगा। तो इसका मतलब अब चीज़ें ठीक हैं। अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 को एज इट इज़, यहाँ पे हम लिखेंगे 2f², आगे दो नंबर्स लिखेंगे, पहला वाला नंबर 6 है उसके साथ f आएगा, दूसरा वाला नंबर -5 है उसके साथ भी f लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा होता है, जो भी वेरिएबल होगा, और लास्ट में -15। अब हम इनका कॉमन ले लेंगे पेयर वाइज, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, तो 2 कॉमन है, f² और f रेज़ टू पावर में छोटी पावर रेज़ टू पावर 1 है f की, तो ये कॉमन है। तो अंदर बचेगा 2 बाहर आ चुका है, f² थे यानी 2 थे, एक f बाहर है, तो आप जस्ट यहाँ पे 1 f लिख लें, यानी एक f लिख लें। 2 3 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे 3 आएगा, और ये वाला f भी बाहर आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे नेगेटिव साइन, 5 और 15 में 5 कॉमन होता है, 5 को बाहर लिखें,
ब्रैकेट डालें, 5 1 टाइम्स 5 होता है, वो आप f के साथ लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि माइनस है बाहर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और f5 3 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है उसको 1 दफ़ा लिखना है, यानी f+3 यहाँ पे दोनों दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसको आप लिख ले 1 दफ़ा, इसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है उसको आप वैसे ही लिख लें ब्रैकेट्स में, तो 2f और -5 बच जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लें 2f और -5 और ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इसके पार्ट नंबर ई का आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है पार्ट नंबर जी। पार्ट नंबर एफ मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप खुद से करिएगा ट्राई, और अगर तब भी ना हो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि मेरे फेसबुक पे नंबर अवेलेबल है, या आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ हो तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने पार्ट नंबर जी यहाँ पर लिख लिया है, तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस बार आप नोटिस करें ये पहला पार्ट ऐसा है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर नहीं लिखा हुआ। ये जो स्क्वायर वाली टर्म थी यानी के स्क्वायर, जिसमें पावर 2 आ रही है, ये पहले स्टार्ट में होनी चाहिए थी, इसके बाद सिंपल के वाली टर्म्स होनी चाहिए थी, और एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी ये टर्म पहले लिखेंगे, इसका साइन भी इसके साथ आएगा जो इसके पीछे लिखा हुआ है, यानी -4k²। इसके बाद के वाली टर्म्स लिखेंगे जो कि ये है 14k, इसके साइन भी साथ आएगा यानी +14k, और फिर लास्ट वाली टर्म लिखेंगे जो कि 30 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, तो ये हो गया +30। अब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो आप देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 30 है, इन सब में 2 कॉमन है, 2 इन सबको डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पहले तो एक चीज़ लिख लूँगा 2 कॉमन है, क्योंकि 2 इन सबको डिवाइड करता है। इसके अलावा मैंने अभी पिछले सवालों में बताया है कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें और आपकी पहली टर्म नेगेटिव हो तो बेहतर है आप इस नेगेटिव को भी कॉमन निकाल लें, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 4 के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो आपने इस नेगेटिव को भी बाहर क्या निकाल लेना है, इस तरीके से लिख के कॉमन निकाल लेना है। और जैसे आप इसको बाहर लिखेंगे तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है और साइन चेंज करना है, क्योंकि नेगेटिव से साइन चेंज होने हैं तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव, और क्योंकि 2 भी कॉमन लिया हुआ है, इसका टेबल भी साथ साथ पढ़ना है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, क्योंकि 2 टाइम्स 4 होता है, और नेगेटिव क्या हो चुका है पॉजिटिव। के स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव जैसे साइन चेंज करने हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 भी कॉमन है, 2 7 टाइम्स 14 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर पॉजिटिव 30 है, नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है, तो नेगेटिव से साइन हो जाएगा चेंज, 2 15 टाइम्स 30 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं कि जो पहली टर्म है उसके जो साथ लिखा हुआ है यानी उसका कोफिशिएंट, उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को -15 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -15 अगर आप करें तो आपके पास आता है -30। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको सॉल्व करने के बाद ये स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी -30 ही आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद मिड टर्म मिले, जो कि आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है -7। तो ये अब हमने ऐसा नंबर जो है वो ढूंढ कर दिखाना है। तो हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा होगा, वो होगा 10 और 3, क्योंकि 10 3 टाइम्स कितना होता है 30। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 और 3 को यहाँ पे इसलिए नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते क्योंकि हमें पॉजिटिव 30 नहीं चाहिए, हमें -30 चाहिए, यानी इनमें साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी मल्टीप्लाई होकर 30 तो ये दे रहा है। तो साइन का प्रॉब्लम हम यहाँ से दूर कर लेंगे, जो समझाया हुआ आपको मैंने ऊपर सवालों में। तो यहाँ पे मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे ये वाला साइन लगा दें। तो 10 और 3 में से बड़ा नंबर 10 बनता है, इसके पीछे नेगेटिव साइन लगा दें, और देखें अब चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं। तो अब -10 को 3 से करें तो -30 ही आता है, और इन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप नीचे प्लस भी करें तो -7 ही आता है। ये दोनों स्टेप्स एक जैसे नंबर से सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें 2 नंबर्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -2, फर्स्ट वाली टर्म वैसे ही यानी 2k² वैसे ही, ये आ जाएगा -10, साथ ये वाला k लिखेंगे, फिर +3 क्योंकि अगला नंबर 3 है उसके साथ भी k लिखेंगे, और एंड वाली टर्म वैसे ही जो कि 15 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे -2 मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालूंगा। इन 2 में क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर k भी है तो k कॉमन आएगा, क्योंकि k⁻1 छोटी पावर है, तो ये वाली टर्म को कॉमन में लिखते हैं। 2 और 10 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो 2 बाहर आ चुका है, k² में से एक k बाहर है, जस्ट k लिखेंगे। 2 5 टाइम्स क्या होता है 10, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये वाला k नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बाहर मौजूद है, मैंने आपको ऊपर कॉमन लेने के मुतालिक चीज़ें बताई हुई हैं। तो प्लस का साइन, अब 3 और 15 में 3 कॉमन है तो आप 3 लिखेंगे, ब्रैकेट 3 1 टाइम्स 3 होता है, आप यहाँ पे k के साथ लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। माइनस वैसे 3 5 टाइम्स 15 होता है तो यहाँ पे 5 लिख लें, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्लोज। अब जो चीज़ सेम आ रही है इसको आपने एक दफ़ा लिखना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूँगा, k-5 को एक दफ़ा।
तो मैं यहाँ पर जो k-5 है इसको लिख लेता हूँ एक दफ़ा, ये मैंने लिख लिया। आप देखें, इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है उसको भी ब्रैकेट्स में लिखना है, जो कि है 2k और +3, इसको आप लिख लें एक दफ़ा 2k + 3, और यहाँ पे ये -2 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि आपकी बुक जो है उसमें जितने भी आंसर्स कोड किए हैं उसमें ये नेगेटिव साइन को उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया है। यूटिलाइज़ करने का मतलब है उन्होंने इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन के साथ उसको यूज़ कर लिया है। तो जो पहली वाली एक्सप्रेशन है मैं उसके साथ ये नेगेटिव साइन यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि आप 2 को वैसे ही रहने दें, इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इनमें से किसी एक के साथ करना है, सबके साथ नहीं, किसी एक के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सबके साथ उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस को जब आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -k लिख दें आप, और माइनस को जब -5 से करेंगे तो आप इसको +5 लिख दें, और बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी रहने दें, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अगर आप ये माइनस का साइन कहीं और भी यूज़ कर लेते हैं इनमें से किसी और एक्सप्रेशन से तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने आपकी बुक को फॉलो किया है ताकि उसके आंसर्स मैं आपको मैच करके दे सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर जी। तो ये मेरे पास है इसका लास्ट पार्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लास्ट दोनों पार्ट जो थे जी और ये लास्ट पार्ट एच, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में नज़र आ रही है, सिंपल टर्म्स बाद में है, और एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए जो कि वेरिएबल फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है। तो इसका मतलब है आप फिलहाल थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए था, यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, लेकिन ये भी मैनेज हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप चेक करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। स्क्वायर टर्म स्टार्ट में है, सिंपल टर्म्स बीच में है, और लास्ट में ये कांस्टेंट ही है, जो भी आपको पता चलेगा ये मैनेज हो जाएगा। तो अब दूसरी चीज़ देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे m² है, बीच वाली टर्म में एक m है और लास्ट में कोई m नहीं है, यानी m तो कोई कॉमन ना हुआ। अगर आप फिर दोबारा देखें, अब पहली टर्म से स्टार्ट करते हुए कि पहली टर्म के साथ n है, दूसरी टर्म के साथ भी n है, और तीसरी टर्म के साथ भी n लिखा हुआ है। तो ऐसी टर्म जो तीनों में आ रही हो वो कॉमन है, यानी एक चीज़ तो सेम है कि तीनों में n आ रहा है एक जैसा, तो n तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अब देखिए मैंने n को कॉमन निकाल लिया है। अब इसके अलावा इस अल्फ़ाबेट्स में, या आप कह लें वेरिएबल्स कह लें, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है। इन तीनों नंबर्स में 5 कॉमन है। कॉमन लेने का क्या मतलब है, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा है, तो आप उसको भी बाहर एज अ कॉमन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स डालूंगा, और अब क्योंकि बाहर 5 लिखा हुआ है तो मुझे इसका टेबल पढ़ना है और उसी के लिहाज से अंदर नंबर्स लिखने हैं। क्योंकि 5 7 टाइम्स 35 होता है, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा। m² वैसे का वैसे ही लिखूंगा, और आप देख सकते हैं यही n, बिल्कुल सेम n बाहर कॉमन आ चुका है। अगर कोई सेम चीज़ बाहर कॉमन लिखी हो उसको अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलते हैं। 5 1 टाइम्स 5 होता है, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, m तो लिखूंगा, और ये n सेम बाहर कॉमन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का साइन। 5 जो है 7 जो होता है 5 6 टाइम्स जो होता है वो होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, और ये n बाहर कॉमन आ चुका है तो इस n को लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कॉमन अच्छे से ले लेना है, इससे आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। अब वही वाली बात, जो पहली टर्म का कोफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लिखा हुआ है 7, यानी आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर से जो कि -6 है, उसका साइन आपने लाजमी देख लेना है। तो 7 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 42, और साइन नेगेटिव का आएगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव का साइन इस तरीके से। अब आपको 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके स्टेप नंबर 3 वाला नंबर यानी -42 ही मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको मिड टर्म मिले, जो कि हम ये कह रहे होते हैं जो मिड में लिखी होती है, यानी +1। m तो हम खुद से यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मैं जस्ट इसी की बात करता हूँ कोफिशिएंट की, यानी +1 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि हमें ये काम करके दे सकते हैं, दोनों स्टेप्स हमारे वेरीफाई करवा के दे सकते हैं। तो वो देखें, वो यही नंबर है 7 और 6। तो इन्हीं नंबर को अगर हम यूज़ कर लें तो ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर मैं एक को 7 यूज़ कर लूँ, एक को 6, तो देखें 7 6 टाइम्स 42 होता है। साइन का प्रॉब्लम रह गया, वो यहाँ से मैनेज कर लेते हैं कि मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, वो है पॉजिटिव साइन। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे हमेशा मिड टर्म का साइन होना चाहिए। तो 7 बड़ा है, इसके पीछे आप प्लस लगाएं। तो देखें इस पर प्लस लगाने से भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा सॉल्व हुआ, क्योंकि अभी भी 7 6 टाइम्स +42 है, -42 नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो आप दूसरे नंबर के भी साइन चेंज कर दीजिएगा, यानी आप इसको 6 को पॉजिटिव है तो आप बना दें नेगेटिव,
और अब आप देखें पॉजिटिव 7 को नेगेटिव 6 से करते हैं तो नेगेटिव 42 ही होता है, और 7 में नेगेटिव 6 को ऐड करते हैं तो 1 ही होता है। यानी आपको आपके नंबर्स मिल गए, दोनों स्टेप्स वेरीफाई हो रहे हैं हमारे। तो अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7m² वैसे ही, पहला नंबर आपने पॉजिटिव 7 ढूंढा, उसके साथ m वैसे ही लगाएं। दूसरा नंबर आपने नेगेटिव 6 ढूंढा है तो नेगेटिव 6 उसके साथ भी m वैसे ही लगाएं, और एंड वाला नेगेटिव 6 वैसे का वैसे ही। अब इनका पेयर वाइज कॉमन लेना है, पहले इन दो में कॉमन लेना है, तो लिखेंगे 5n, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है कॉमन लेते वक्त। तो दोनों में m सेम है, यानी m कॉमन है तो m लिख लें। छोटी पावर वाली टर्म को कॉमन के तौर पे लिखते हैं, ये रेज़ टू पावर 1 है तो इसलिए कॉमन लिखा है। दोनों में 7 तो बिल्कुल सेम ही है तो 7 एज अ कॉमन आ जाएगा। 7 बाहर आ चुका है, इसको छोड़ दें। m² में से एक m बाहर है तो जस्ट 1 लिखेंगे यहाँ पे। और ये देखें ये पूरी चीज़ एग्जैक्टली बाहर है, तो मैंने अभी बताया जो चीज़ एग्जैक्टली सेम बाहर कॉमन आई हो तो उसकी जगह पे 1 आता है या कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है तो हम लिखेंगे 1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। आगे हम लिखेंगे नेगेटिव, इन दोनों में 6 कॉमन है, दोनों में 6 आ रहा है तो 6 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। 6 1 टाइम 6 होता है, वो आप m के साथ लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 6 1 टाइम 6 होता है तो यहाँ पे आएगा 1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, 5n को आपने वैसे ही उतार लेना है। तो इन दोनों में जो चीज़ सेम है वो गारंटी कर रही है कि हमारा क्वेश्चन ऊपर से ठीक है। अगर ये सेम ना होती, m+1 सेम एक्सप्रेशन ना आ रही होती तो कोई ना कोई गड़बड़ होती, कोई ना कोई गलती होती। तो अब जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें, यानी m+1 को आप लिख लें एक दफ़ा, और जो चीज़ इसके अलावा बचती है इसको हम कहते हैं कॉमन निकालना। ये भी एक तरह का कॉमन निकालना ही है कि जो चीज़ सेम है उसको बाहर निकाल लिया m+1। इसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको भी ब्रैकेट्स में लिख लें, यानी 7m और ये -6, तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें 7m और -6 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन। और आप देखें सारी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि जब किसी चीज़ को प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें काफ़ी एफर्ट मेरी लगी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, अराउंड 40 मिनट से ऊपर जा चुकी है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कि मैं चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में।